हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनिट थर्ड, रिलीजन इन एवरी लाइफ एट द थ्रेशोल्ड, श्राइन एंड ऑनलाइन। ये आपका जीई कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इन इंडिया का थर्ड यूनिट है। पहले के दो यूनिट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का भी मैंने आपको लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप काफी सारे सेक्वेक के और जी के अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे, और इसके भी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की वीडियोस मिल जाएंगी। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूनिट थर्ड को। एंड सिलेबस वगैरह जो है, बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करके ये सारे नोट्स बनाए हैं, और काफी आपको विजुअल नोट्स मिलेंगे जिससे आप बोर ना फील कर पाओ और आपको इंटरेस्टिंग लगे और इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट जो थर्ड है ना, इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है ना कि जो चौखट होती है ना घर की, वो। और श्राइन मतलब जो भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हो वो हो गया, और ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन दर्शन जो करते हो वो चीजें हो गई। तो इन तीन चीजों को हम लोग इसी के अराउंड चार ही चीजें रिवॉल्व होंगी इस वीडियो में, हम लोग उसी को समझेंगे। तो रिलीजन जो है वो हर एक दिन जो हम लोग डेली लाइफ में हमारे परमिएबल है, मतलब आप फील कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। जो भी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं अपने डेली बेसिस पे, उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन आपका इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, एक पब्लिक स्फेयर होता है, एक प्राइवेट स्फेयर होता है। मतलब कि एक तो आप घर में पूजा पाठ कर रहे होते हो, अपने डेली रिचुअल्स कर रहे होते हो। दूसरा एक बाहर का वातावरण होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इवेंट होते रहता है। इवेंट इन द सेंस कि कहीं जागराता हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है मंदिरों में, और कम्युनिटी वाइज किसी के यहाँ पूजा हो रही है, ऐसे। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो आपके पर्सनल बिलीफ को डिफाइन कर रहे होते हैं। बिकॉज जो भी रिचुअल कर रहे हो, जिस भी कम्युनिटी को आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, उसके ही बेसिस पे आपकी पर्सनल बिलीफ बनती हैं, और आगे चल के वो और डीप होती जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें हम। और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं इतना जाऊंगा जिससे कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ना चाहते हो, थॉरो स्टडी करना चाहते हो, तो जो भी सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं सिलेबस में, उसको आप जाके पढ़ सकते हो। हालांकि उसी रीडिंग्स को ही मैंने स्टडी करके और ये नोट्स बनाए हैं, बट इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे। बस इतना जाएंगे जिससे कि आप समझ पाओ चीजों को, और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में इतना ही पॉसिबल हो सकता है। और चलो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिलीजन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले रिलीजन एज अ डेली प्रैक्टिस, जो आप मैंने आपको बता ही दिया था कि फॉर्मल वर्शिप के अलावा जो है आपकी डेली रूटीन में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे रिलीजन कनेक्टेड होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ पूजा कर रहे हो तो ही आप वर्शिप कर रहे हो। आपकी डेली लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि डाइटरी चॉइसेस आपके, या फिर कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब जैसे कि आप मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, ये सब हो गया। ये सब चीजें जो है मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे अलग डिसीजंस भी होते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं, रिलीजन के आपके बेस्ड पे, उसी चीज से आप ले रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि थर्सडे को वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, या फिर थर्सडे को बाल नहीं कटाना है। तो ये जो छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं जो डेली लाइफ में आप देख रहे होते हो, या फिर शाम के वक्त नाखून नहीं काटना है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। ये तो मैं जस्ट जो मेरे दिमाग में अभी एग्जांपल आ रहा है वो आपको देते जा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में कर रहे होते हो, ये आपके रिलीजन का ही पार्ट है। कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस ही ये चीजें हैं जो आप कर रहे हो या फिर देख रहे हो, सोच रहे हो। तो उस ये जो फॉर्मल वर्शिप है, उसके अलावा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ में इंक्लूडेड है, और ये रिलीजन में आप देख सकते हो। रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है ये, तो आप समझ गए। नेक्स्ट है रिचुअल्स एंड सोशल ऑर्डर। Rituals enforce community values and social norms. They provide a sense of continuity and stability. मतलब जो भी रिचुअल्स होती हैं, जो भी जिस भी रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होती हैं, उससे एक तरह से आप एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बनता है। बिकॉज कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हो तो आप कई सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं उसे, तो वहां से एक सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा होता है, एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी भी मिलती है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रिलीजियोसिटी। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया भी था थोड़ा सा। प्राइवेट स्फीयर में क्या होता है, पर्सनल जो भी आप करते हो अपने रूम में बैठ के, अपने फैमिली के साथ जो भी रिचुअल कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उसमें आपका पर्सनल स्पेस होता है, आप खुद से कर रहे होते हो, वो हो गया प्राइवेट स्फीयर। पब्लिक स्फीयर ये हो गया जैसे कि जो आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में चीजें हो रही हैं, कोई जगराता हो रहा है, कहीं पे कोई पूजा का आयोजन हो रहा है, हवन का आयोजन हो रहा है, या फिर ऐसी कोई गैदरिंग है जहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, हो रही हैं, तो वो पब्लिक प्लेस पे हो रही हैं। तो वो पब्लिक स्फेयर हो गया। इसमें क्या होता है, पब्लिक स्फेयर में क्या होता है कि
लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपकी कम्युनिटी के, तो बहुत सारे कम्युनिटी के बॉन्ड मतलब जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है। यूनिटी एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी होता है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, अच्छा फील होता है, ऊपर से कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो बॉन्ड भी बनता है और एक शेयर आइडेंटिटी भी आपकी हो रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप होली जो है फेस्टिवल मना रहे हो, सपोज करो, तो आप अपने आसपास आस पड़ोस में जो भी आपके लोग मना रहे होते हैं, होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो एक सेंस ऑफ बॉन्ड बनता है, वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेट होती है। उसके बाद सपोज करो कहीं पे किसी के यहाँ पूजा हो रहा है, जगराता हो रहा है, तो वहाँ पे सभी लोगों को इनविटेशन जाता है ना कि हाँ आप वहाँ पे आओ पूजा देखने के लिए, ऐसा, तो वहाँ पे लोग आते हैं ना पूजा देखने के लिए आपका, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिटी का स्ट्रेंथ जो है बढ़ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है एक तरह से, और ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूव कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिखा है तो बहुत सारे जो लोकल एंड कस्टम एंड ट्रेडिशंस है वो फॉलो कर रहे होते हैं हम, और वो हमारे कल्चर को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। छोटी छोटी जो लोकल चीज़ें होती हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कल्चर और रिलीजन को। आप फोटोज देख सकते हो, मैंने इंटरेक्टिवनेस के लिए लगाया है, अपीलिंग के लिए, विजुअल अपील के लिए। ठीक है, अब आते हैं रिलीजन एट थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का डिफिनेशन आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं इस रिलीजियस टर्म में। थ्रेशोल्ड का ये मतलब होता है कि फिजिकल और सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन वेयर इनसाइड एंड आउटसाइड रिप्रेजेंट्स ए बाउंड्री बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर। मतलब ये एक ऐसा फिजिकल या फिर सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है इनसाइड और आउटसाइड के बीच का, मतलब एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। मतलब कि वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि घर का चौखट ये हो गया थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्योंकि घर का चौखट जो है वो आपका चौखट के पास अगर आप खड़े हो तो आप घर के अंदर भी नहीं हो और प्रॉपर आप पब्लिक प्लेस में भी नहीं हो, तो एक तरह से वो बाउंड्री लाइन है आपका प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेयर के बीच का, तो उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो ये समझ गया, ये हो गया थ्रेशोल्ड। तो आप इसको दिमाग में रखना क्योंकि हम इस पूरे इस यूनिट में हम इसको देखते रहेंगे कहीं ना कहीं। Significance of various culture. Thresholds considered sacred spaces in many traditions, often involved in rituals of protection, purification and hospitality. ये थ्रेशोल्ड जो है ना, इसको एक तरह से पवित्र माना जाता है, एक तरह से पवित्र प्लेस माना जाता है। तो आप खुद भी देखते हो ना, घर के चौखट के बाहर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि रंगोली बना रहे होते हो आप, घर के चौखट के बाहर ही बना रहे होते हो ना, या फिर कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो घर के चौखट को टीका जाता है, मतलब उस पर कुछ सिंबल्स बनाई जाती हैं, स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे घर के चौखट के पास मतलब बहुत सारी चीजें डिपिक्ट की जाती हैं, सिंबल्स बनाया जाता है स्वास्तिक का या फिर कुछ भी और, या फिर जल वगैरह भी ये किया जाता है चौखट को, तो मतलब ये पवित्र माना जाता है कुल मिला के, ये समझ लो आप। और इसको प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन और हॉस्पिटैलिटी से जोड़ा जाता है। ठीक है, लिमिटेलिटी ऑफ थ्रेशोल्ड। लिमिटेलिटी ऑफ थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इसमें आप लिमिटेशंस हैं इसके कुछ। अब दिक्कत ये है कि आजकल के टाइम पे बहुत सारे जगहों पे स्पेस कम है, तो उसके हिसाब से जैसे कि कोई घर है तो बड़ा घर है, अगर आप देखोगे तो आप खुद एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ज्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि सभी लोग ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ड्यू के लिए ही वीडियो बन रही है ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं वही एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम लोग डेली आते हैं पढ़ने, मैं आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ, आप लोग में से मैक्सिमम लोग आउट स्टेशन होंगे, बिकॉज 50 से ज्यादा परसेंट लोग आउट स्टेशन स्टूडेंट्स ही होते हैं डीयू में, दिल्ली के बहुत कम होते हैं, 30-40% होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बाहर, हम लोग जो है अपने स्टेट से, होम टाउन से दिल्ली आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना बिल्कुल अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं, जो पीजी आप ले रहे होते हो बिल्कुल 2x2 का पीजी होता है, बहुत छोटा जगह होता है, जहाँ पे अपने घर पे डबल बेड पे सो रहे होते थे अकेले, वहां पे यहाँ पे आपको आके सिर्फ 2x2 का एक सिंगल बेड मिलेगा पीजी में, जहाँ पे आप किसी तरह से सो पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। या फिर फ्लैट भी अगर यहाँ पे रहते हो तो भाई उतने स्पेस वाले फ्लैट ज्यादातर नहीं मिलते हैं कॉलेज के आसपास, या फिर अगर मिलते भी हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली देखोगे तो आपको बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसी हिसाब से बनाया है ये लोगों ने। तो आप अपने घर से कंपैरिजन करो, जहाँ पे वॉशरूम जो है कितनी बड़े बड़े साइज की होती थी, और यहाँ पे दिल्ली में अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो तो कितने छोटे छोटे वॉशरूम्स होते हैं, किचन कितने छोटे होते हैं। इस हिसाब से इन्होंने बनाया है, तो भाई स्पेस इन्होंने कम कर दिया हुआ है। तो ऐसे कम स्पेस में भाई वो चीजें आप फुली इंजॉय नहीं कर पाओगे, बहुत चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो अब जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बात कर रहे थे हम लोग, थ्रेशोल्ड मतलब होता है चौखट, मतलब एक बाउंड्री लाइन होता है पब्लिक और प्राइवेट स्पेस से बीच का बॉर्डर लाइन होता है। तो अब यहाँ पे तो भाई चौखट का ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है इन्होंने तो भाई एक रूम से दूसरे रूम में सीधा सीधा गेट अटैच कर दिया है कि एक रूम से निकलते ही दूसरा रूम शुरू हो जा रहा है, कोई बीच में गैप ही नहीं है, ना कोई हॉल है बहुत ज्यादा। तो भाई इन सब चीजों में तो भाई स्पेस कम हो गई है, तो भाई ये थोड़ी दिक्कत है, ये लिमिटेशन हो रही है। तो ये बात बताना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं
रिचुअल इंपॉर्टेंस, एक्ट परफॉर्म्ड एट थ्रेशोल्ड होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस, मार्क बिगिनिंग एंडिंग एंड ट्रांजिशन। इसका रिचुअल इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक तरह से स्पेशल माना जाता है, और बिगिनिंग इसको मान लो, एंड मान लो, या ट्रांजिशन मान लो, कुछ भी मान लो, बिकॉज ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ से आप बिगिनिंग कर सकते हो। अगर किसी चौखट से अपने रूम में एंट्री लोगे तो उसको बिगिनिंग मान लो, घर से निकल रहे हो तो चौखट पार करके ही निकलोगे तो एंडिंग मान लो, और उस दोनों के बीच का ये ट्रांजिशन है, पब्लिक और प्राइवेट, तो ये ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो तीनों चीजों को सिग्निफाई कर रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात देखते हैं आगे बढ़ते हुए, द आर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मुगुज इन हैदराबाद। मुगुज क्या होता है? ये रंगोली, कुल मिला के रंगोली ही होता है। यहाँ हैदराबाद में उसको मुग्गू बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके सजेस्टेड रीडिंग में दी गई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट पूरा दिया गया था। ज्योत्सना एस किलाम्बी, टुवार्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मुगु, ये उनकी किताब है जिन्होंने टुवार्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुगु, ये जो किताब है या फिर आर्टिकल है, इन्होंने लिखा है ज्योत्सना एस किलाम्बी ने। तो इसको आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज सजेस्टेड रीडिंग्स में आपके दी गई है ये चीजें। तो मैंने भी इनको ही रेफरेंस करते हुए सारी चीजें नोट्स बनाई है यहाँ पे। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इनको रेफर कर लेना, सिलेबस तो आपके पास है ही है। तो हम लोग देखते हैं ये मुग्गू क्या है और क्या इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। तो डेफिनेशन ऑफ मुग्गू देख लेते हैं। मुग्गू क्या है? ए ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक और फ्री हैंड डिजाइन ड्रॉन एट थ्रेशोल्ड्स ऑफ होम। घर के चौखट के बाहर आप जो है डिजाइन बनाते हो ज्योमेट्रिक पैटर्न में और फ्री हैंड से, आप उसी को मुग्गू बोलते हैं। नोन बाय डिफरेंट नेम इन वेरियस रीजन, एग्जांपल कोलम इन तमिलनाडु, रंगोली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको रंगोली बोलते हैं। महाराष्ट्र के हम लोग अपने मैक्सिमम जो इंडिया में कुल मिला के इसको रंगोली ही बोला जाता है। अब जैसे कि तमिलनाडु में इसे कोलम बोला जाता है, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ स्टेट है जिसमें अलग अलग नेम्स होंगे इसके, बट इन जनरल हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये रंगोली होता है, ठीक है। तो रंगोली समझ गया, एक ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है, फ्री हैंड से आप लोग बनाते हो घर की चौखट के बाहर, और इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो ये पुराने हजारों सालों से चला आ रहा है ये रंगोली बनाने का प्रथा, और ये हमारे एंशिएंट सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। इसको नेचर के साइकिल से भी जोड़ा जाता है कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबोलिज्म एंड एस्थेटिक्स। आप लोग एस्थेटिक्स की बात करें तो और सिंबोलिज्म की बात करें तो पहले मटेरियल क्या यूज होता है इसको बनाने में वो देख लेते हैं। राइस फ्लोर यूज होता है, मतलब चावल के आटे का यूज होता है, चॉक पाउडर का यूज होता है, और कलर्ड पिगमेंट्स, फ्लावर्स, पेटल्स, इन सब चीजों का यूज करके हम रंगोली बनाते हैं, कलरफुल वे में बनाते हैं। और यूज ऑफ रिच फ्लावर्स, राइस फ्लावर्स फीड्स स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, सिंबलाइजिंग हार्मोनी विथ नेचर। बहुत अच्छी यहाँ पे बात यहाँ पे एक समझने वाली है कि ये जो रंगोली है इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस ये आप देख सकते हो कि जो चावल के आटे से हम लोग रंगोली बनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसको हम फीड करा रहे होते हैं कुल मिला के। क्योंकि जो रंगोली जो है आप बनाते हो, दीपावली के टाइम पे मोस्टली बनता है रंगोली, तो हम लोग बनाते हैं, तो इससे नेचर का ये कनेक्शन है कि आप एक तरह से रंगोली बना रहे हो, वो एक सोशल हार्मोनी तो है ही है, बट उसमें आप नेचर के लिए भी देखो आप क्या चीजें दे रहे हो, कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर बर्ड्स हो रही होती हैं, वो भी फीड हो रही होती है इससे, जो कि बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे आप समझ रहे होंगे इन चीजों से, कि कैसे नेचर ने हर एक प्रथा, हर एक चीज बनाई है वो कुछ सोच के बनाई है। जो चीज नेचर ने बनाई है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन ने बनाया है उसमें तो आप एक डाउट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो सही नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो बिल्कुल सही नहीं है, बट वो नेचर ने नहीं बनाई है, वो ह्यूमंस ने बनाई है। तो ह्यूमंस से मिस्टेक्स हो सकता है, बट नेचर से मिस्टेक रेयरली होता है। इसलिए नेचर ने जो भी चीजें बनाई हैं, जो भी चीजें नेचुरल हैं, और उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होते हैं कभी भी। और उसका आप एग्जाम्पल हमेशा देखते हो, उसका साइंटिफिक रीजन भी आप हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हो, और साइंटिस्ट भी एक्सप्लोर करके वो इन चीजों को मानती है कि नेचर ने जो बनाया है वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है। क्योंकि आप थोड़ा सा, अब मैं टॉपिक से हट के बात करूं तो आप देख सकते हो कि नेचर ने अपने रेप्लेनिशमेंट के लिए चीजें बना रखी हैं। अगर आप गंदा ना करो, आज पोल्यूशन की ही बात कर ले, हम अगर थोड़ा सा हट के ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पोल्यूशन की ही बात कर ले, तो पोल्यूशन हमने फैलाया है, नहीं तो नेचर ने जिस हिसाब से डिजाइन किया है इस धरती को, इस अर्थ को, इस प्लेनेट को, उसने चीजें ऐसे बना रखी हैं कि चीजें रिसाइकल हो रही हैं, होती पहले के अब के टाइम पे पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि रिसोर्सेज हम यूज किए जा रहे हैं और पॉल्यूट किए जा रहे हैं चीजें। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर आप लॉजिक लगाओ, तो अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे आसपास में, तो चीजें ऐसे डिजाइन है, सीजन्स हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग जो भी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो इस हिसाब से डिजाइन की गई हैं कि वो कभी प्रॉब्लम ना करे और वो रेप्लेनिश होते रहें। बट क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, कैपिटलिज्म इतना हो चुका है ज्यादा, और अपने मतलब की बातें इतनी ज्यादा होने लगे हैं, लोग सब अपना फायदा देखने जाते हैं, इसलिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग, और इसके कारण क्या हो रहा है, अनबैलेंस बन रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और कई सारी परेशानी हो रही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये आपने डिजाइन देख लिया, ठीक है। डिजाइन एंड पैटर्न की बात करें तो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, कई रेपिटेशन होते हैं, सिमेट्री होती है, सब चीजों को मिलाकर के रंगोली बनती है। और मोटिव्स, लोटस फ्लावर सच एज सेल्स, फुटप्रिंट्स, एनिमल्स, मतलब तरह तरह के शेप दिए जाते हैं इसमें। लोटस के फ्लावर का, कॉर्न शेल का फुटप्रिंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हर एक जो शेप देते हैं आप रंगोली बनाते हैं वो अलग अलग मीनिंग डिपिक्ट करता है। कुछ रंगोली ऐसी होती है जो प्रोस्पेरिटी के लिए बनाई जाती है, कुछ रंगोली में ऐसे शेप्स दिए जाते हैं जो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। कलर एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत से कलर को चूज किया जाता है कि ऑस्पिशियसनेस के लिए, पवित्रता के लिए, ठीक है। रेड एंड येलो जो है कॉमनली यूज होता है फेस्टिवल्स के दौरान, क्योंकि इससे ये सैक्रेड माना जाता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये बिल्कुल एज आर्ट फॉर्म ही इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि ये एक बंदे की क्रिएटिविटी को भी डिपिक्ट कर रहा होता है। ट्रेडिशनल टाइम में कई सारे ऐसी रंगोलियां बनाई जाती हैं जो आज के टाइम पे आप समझ रहे हो, उसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको उसकी आर्ट फॉर्म के बारे में मालूम चलेगा। तो रंगोली बनाना इज आर्ट, इज ए लिटरली आर्ट, और ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़े क्रिएटिव होना चाहिए, तभी आप अच्छी रंगोली बना पाओगे। सोशल फंक्शंस की बात करें तो रंगोली जो हम लोग बनाते हैं वो एक तरह से हम ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर रहे होते हैं अपने घर पे, आशीर्वाद के तौर पे हम इसको लेते हैं कि रंगोली बनाने से अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। आप बेसिकली ब्लेसिंग्स इनवाइट कर रहे हो अपने घर पे, एक तरह से हॉस्पिटैलिटी का भी साइन है, आप गेस्ट्स को वेलकम करते हो, भगवान को वेलकम कर रहे हो कुल मिला के आप, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी का भी सिंबल है ये। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी, बिकॉज आसपास के लोग आपकी रंगोली को एडमायर करते हैं, एक दूसरे को डिस्कस करते हैं कि कैसे तुमने रंगोली बनाई, आपने कैसे रंगोली बनाई, तो एक तरह से कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हो रहा है इसके थ्रू, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फेस्टिवल्स इन्वॉल्व कम्युनल क्रिएशन ऑफ इलाबोरेट मुगूस, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कम्युनिटी का। कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन भी यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, बिकॉज हेल्दी कंपटीशन हो रहा है ना। आप अपने रंगोली बनाते हो, आपके आस पड़ोस के लोग रंगोली बना रहे होते हैं, इंस्पायर हो रहे होते हैं एक दूसरे को देख करके, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है, और एक कलेक्टिव एफर्ट भी होता है एक डिजाइन बनाने में, वो भी चीजें होती हैं। तो ये बहुत अच्छा सा कॉम्पिटेटिव एंड कोलैबोरेशन को भी ये सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे जेंडर रोल्स एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो रोल ऑफ वुमेन्स की बात कर ले यहाँ पे, तो प्राइमरली रंगोली जो है वुमेन्स या गर्ल्स ही बना रही होती हैं, आप देख सकते हो। और इससे ये समझ सकते हो आप कि कैसे ट्रेडिशनल टाइम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी था चीजों में, ये क्योंकि हर लोग, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सिर्फ मेल मेंबर की पैट्रियार्की है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। नेचर ने जो चीजें बनाई थी या फिर जो चीजें, उसमें वुमेन्स को भी काफी आगे रखा था, बट इन बिटवीन ह्यूमंस ने कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए और ऐसे कुछ कुछ रूल्स बना दिए जहाँ पे ये दिखने लग गया लोगों को कि वुमेन्स का रोल और इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगर आप पुराने देखो, बिल्कुल आप नेचुरल वाइज देखो, तो भाई नेचर ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई इसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है और बिल्कुल बराबर लेवल की रही है। बट बीच में एक ऐसा दौर आया जहाँ पे चीजें बिल्कुल अलग हुई, बिकॉज भाई अब इस पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, लंबा, बट एक्चुअली ये डिस्कशन के पॉइंट कहीं मिला के है भी। अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है ना भाई, बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों से रूल हो चुका था, मतलब रूल हुआ है, बहुत लोगों ने रूल किया है इंडिया पे। तो भाई जितने लोगों ने रूल किया है उन्होंने अपनी मनमानी चलाई है, और उन्होंने अपने ट्रेडिशंस लगाए हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग चीजें बनाई हैं, रूल्स बनाई हैं। तो इसलिए ये भाई बहुत डाइवर्स हो चुका है, और कुछ ऐसे गलत रूल्स भी बने, कुछ ऐसे सही रूल्स भी बनी। तो कुल मिला के आप उसको समझने बैठो तो भाई आप खुद ही एक तरह से लॉजिकली थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप इंटरप्रेट भी नहीं कर पाओगे चीजें। तो एक तरह से सीधा ब्लेम देना भी थोड़ा सा गलत ही है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको समझ की चीजें समझनी पड़ेंगी बहुत, तभी आपको समझ में आएगा इंडिया का हिस्ट्री पॉलिटिकल क्या है, नहीं है। बहुत भाई डीप है, भाई बहुत ज्यादा डीप है। तो हम लोग बात करते थे रोल ऑफ वुमेन्स की यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल मिला के यही बोलना चाह रहा हूँ कि गर्ल्स एंड वुमेन्स ही मोस्टली जो है रंगोली बना रही होती हैं घर पे, और ये डिपिक्ट करता है कि वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है इन चीजों में, क्रिएटिविटी में और भी चीजों में। और यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की बात करें तो स्किल पास डाउन फ्रॉम मदर्स टू डॉटर्स, स्टोरीज एंड कल्चरल वैल्यूज इम्बेड इन द प्रैक्टिस। जो रंगोली बना रहे होते हैं वो पहले जैसे कि आपकी पास होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। जो भी मदर्स है वो अपने डॉटर्स को ये लेसन देती हैं, या फिर उन्हें सिखाती हैं स्किल कैसे बनाते हैं रंगोली, फिर वो डॉटर्स जो है फिर वो आगे कंटिन्यू करेगी, तो फर्दर ये नॉलेज जो है पास होते रहता है। इसी तरह ये जो है हमारा ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू करता है। एम्पावरमेंट एंड आइडेंटिटी, मतलब प्रोवाइड्स एन क्रिएटिव आउटलेट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। अगर आप रंगोली बना रहे हो तो आपको काफी अच्छा लगेगा, कोई भी काम करते हो तो काफी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है तो काफी आपको अच्छा लगता है। जैसे कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी चीज में काम करने का और आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको फील होता है, अकॉम्प्लिश्ड फील होता है। उसी तरह यहाँ पे रंगोली बनाने के बाद भी आप एक तरह से आप, क्योंकि क्रिएटिव वर्क है और यहाँ पे अच्छे से आप रंगोली बना लेते हो तो आपको काफी अकॉम्प्लिश्ड फील होता है, एंड ये एक तरह से आपको एम्पावर करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिचुअल्स, प्रोसेस एंड डेली प्रैक्टिस। तो सबसे पहले इस
अगर रंगोली बनाने से पहले तो हमें कुछ कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। वो ये है कि सबसे पहले जिस भी प्लेस पे आप रंगोली बना रहे हैं उसको आप झाड़ लोगे, उसको आप झाड़ू वगैरह लगा करके फिर साफ कर लोगे एरिया को प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिससे कि निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। फिर आप मटेरियल गैदर करोगे, जो भी चावल का आटा है या फिर और भी जो पाउडर्स हैं या फिर जो भी फ्लावर्स हैं एंड ऑल। फिर उसके बाद आप उसको फ्री हैंड ड्राइंग करोगे, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसके हिसाब से आप ड्रॉ करोगे, उसे बनाओगे, लाइंस को मैच करोगे, डॉटेड लाइंस, ग्लिड पैटर्न जो भी बनाना है बनाओगे, फिर डॉट्स को कनेक्ट करोगे। ये सब चीज़ें हैं, टिपिकली ये दिन के टाइम बनाया जाता है आपको, ठीक है। और एक तरह से ये न्यू डे और न्यू बिगिनिंग की सिमुलाइजेशन है, ये न्यू बिगिनिंग्स को ये सिमुलाइज करता है। और बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की रंगोली बनाई जाती है, अलग अलग लोकल बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं, पैटर्न्स हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। मॉडर्न एडेप्टेशंस क्या है, आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में आप अलग अलग कलर्स यूज़ करते हो, सिंथेटिक कलर्स है, अलग अलग और भी मटेरियल्स यूज़ होती हैं रंगोली बनाने के लिए, ठीक है। वो सब चीज़ आप देख सकते हो। एक तरह से आप अलग अलग थीम पे बना सकते हो रंगोली, और बनाई जाती भी है बिल्कुल। रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग थीम पे रंगोली बनाते हो आप। तो एक तरह से आप मैसेज देते हो, कुछ भी सोशल मैसेज आपको देना है तो आप दे सकते हो रंगोली के थ्रू। और टेक्नोलॉजी एंड मीडिया की बात करें तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड मीडिया आगे है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो चीज़ें। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आज के टाइम पे मौजूद है, कैसे आप बना सकते हो रंगोली, कैसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हो, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है। बाकी आप अपने रंगोली को शेयर भी करते हो तो वो भी अप्रिशिएशन मिलता है आपको, या फिर एक तरह से आप दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो चीज़ें, तो वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। एंड चैलेंजेस एंड प्रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रूम्स वगैरह एग्जांपल देखिए, आजकल के टाइम पे स्पेस कम है लोगों के पास, तो इस तरह से जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है रंगोली बनाना। और इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करके बना करके प्रिजर्व कर सकते हैं। कल्चरल और प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रंगोली, आप देखो, आप ड्यू में पढ़ रहे हो, हर इवेंट में रंगोली बनती है भाई, फ्लावर की रंगोली बनती है, मेरे कॉलेज में तो बनती है, आपके कॉलेज में भी बनती होगी। तो हमने इस तरह से चीज़ें प्रिजर्व कर रहे हैं और आगे की तरफ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इसी तरह हमारे अपने ट्रेडिशंस को जो है प्रिजर्व करना चाहिए, और उसके बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, और उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, रिलीजन एट श्राइन। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिलीजन एट श्राइन। मतलब आप किसी धर्म स्थल पे, तीर्थ स्थल पे जाके दर्शन कर रहे हो, उसमें क्या समझनी है आपको, ये देख लो। तो सबसे पहला है रोल ऑफ श्राइन इन पब्लिक वर्शिप। मतलब तीन टाइप के श्राइन होते हैं। एक तो टेम्पल्स होते हैं, जो बड़े टेम्पल्स होते हैं, जो कि डेडिकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर भगवान के लिए, वहां पे आप जाके दर्शन करते हो, पूजा पाठ करते हो। दूसरा होता है सूफी सेयर्स, दरगाह होते हैं, टॉम होते हैं बहुत सारे इस्लामिक ट्रेडिशन में, उन पे भी लोग जाके देखते हैं। तो ये रिलीजन में मतलब, और एक लोकल साइन होते हैं जो आपके आस पास की जगह में है, वहां पे चीजें होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, जो संत होते हैं, उन चीजों में होती हैं। तो एक तो बड़े लेवल पे होती है, जो पॉपुलर, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं वो हो गए। एक जो सूफी श्राइन्स हो गए, दरगाह होते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी की है। तीसरा लोकल श्राइन होता है, जो कि आपके आसपास में जो चीजें हैं, भगवान या फिर कुछ ऐसे मंदिर हैं, या फिर छोटे मंदिर है, या फिर कोई ऐसी आस्था की जगह जो होती है आपके लोकल एरिया में, वो लोकल श्राइन हो गया, ठीक है। तीन तरह की चीजें हो गई। अब अलग अलग फंक्शन है इसका, और बस यही समझना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने वाला। स्पिरिचुअल सेंटर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं डिवोशन कम्युनिटी रिचुअल्स को। सोशल हब होता है, लोकेशन फॉर फेस्टिवल, जैसे कि फेयर, मेले वगैरह लगते हैं बहुत सारे, जैसे दुर्गा पूजा में देख लो मेले लगते हैं, तो एक सोशल हब बनता है ना। तो ये फंक्शंस ऑफ श्राइन्स है, इसको आप समझ सकते हो, मतलब समझ क्या सकते हो, याद कर सकते हो लिखने में। अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर श्राइन्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ श्राइन्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, तो आप श्राइन्स में तीन टाइप की होती हैं, टेम्पल, सूफी श्राइन और लोकल श्राइन। और इसके फंक्शन में लिख सकते हो आप, स्पिरिचुअल सेंटर बन जाते हैं ये, जहाँ पे लोग एक तरह से एक माहौल बन जाता है, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह का। सोशल हब बन जाता है, जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, फेयर्स होते हैं, मेले लगते हैं। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे लार्ज एक्सचेंज होते हैं कल्चरल, बिकॉज बहुत लोग आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। तो एक तरह से ये चीजें हो गई। अब आते हैं द कल्ट ऑफ पीर साखी सरवार इन पंजाब। ये भी आपके सजेस्टेड रीडिंग में दिया गया है, वर्शिप ऑफ पीर साखी सरवार, इलनेस हीलिंग एंड पॉपुलर कल्चर इन द पंजाब। ये पंजाब का पॉपुलर एक मतलब पॉपुलर वहाँ पे कोई ट्रेडिशन है, जहाँ पे पीर साखी सरवार जो है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है नहीं है। ओरिजिन समझ लेते हैं सबसे पहले। हिस्टोरिकल फिगर, बिलीव टू बी ए सूफी संत। जो पीर साखी सरवार है वो एक तरह से सूफी संत थे, जो कि पंजाब रीजन में मेडिएवल पीरियड में रहे थे वो। और उनका ये मान्यता था कि वो अपने, उनके जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख थे, तीनों कम्युनिटी के लोग उनको मानते थे। क्योंकि उनका ऐसा था ना कि वो चीज़ों को हील करते थे, किसी की फिजिकल इलनेस को, इन सब चीज़ों को वो हील करते थे। तो ये उनका खासियत था, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गए, और सभी धर्म के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी लोग उनको फॉलो करते थे। बस अब यहाँ पे देख लेते हैं
सिंक्रेटिज्म एंड पॉपुलैरिटी। तो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म में ब्लेंडिंग ऑफ इस्लामी सूफी ट्रेडिशंस विद लोकल हिंदू प्रैक्टिसेस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फोक बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। तो यहाँ पे ये हुआ ना कि सिंक कर रहे हैं चीजों को आप, मतलब इस्लामिक सूफी ट्रेडिशन को लोकल हिंदू प्रैक्टिसेस के साथ सिंक करके एक अलग बिलीफ तैयार हो रही है, रिचुअल्स तैयार हो रहे हैं अलग, ये चीजें हो रही थी। अट्रैक्शन टू डाइवर्स कम्युनिटी, और इससे क्या हो रहा था कि इससे जो है बहुत अलग अलग लोगों की कम्युनिटी में भी लोग आ रहे थे। बिकॉज अगर आप खुद देख लो, सबसे ज्यादा आप ये सोचो ना कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि 2 3 4 रिलीजन के लोग को मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके कितने ज्यादा फॉलोअर होंगे। वैसे अगर मान लो हिंदुइज्म है तो सिर्फ हिंदू लोग हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, सपोज करो एग्जांपल। मुस्लिम लोग हैं तो इस्लामिक को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने सब लोग फॉलो कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो जो जिसको तीनों धर्म के लोग सब लोग फॉलो करने लग जाए उसे, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा ना। तो वही कुछ कहानी था सिर पाखी सवार का, जो कि हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे आगे कि कैसे वो इलनेस को दूर करते थे, ऑफन फिजिकल इलनेस, इन चीजों को दूर करते थे, ये माना जाता था। और मतलब इससे काफी सारे लोग ठीक भी हुए थे। जैसे कि आप कई बार सुनते भी हो इन चीजों को, न्यूज वगैरह में मैंने कभी कभी देखी है ऐसी रहस्यमय कहानियां जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कोई बाबा होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, या फिर कुछ ऐसे धर्म स्थल होते हैं जहाँ पे जाके लोग ठीक हो जाते हैं प्रॉपर, उनकी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, उनकी इलनेस, फिजिकल इलनेस दूर हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं, कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो इस टाइप का ही कुछ केस था उनका, तो उसके कारण उन्होंने काफी ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे थे। और दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग हियर कि ये चीजें थी। और सिंबॉलिक एक्ट्स की बात करें तो वियरिंग स्पेसिफिक तस्लीमेंस और थ्रेड्स बिलीव टू बी द कनफेयर प्रोटेक्शन। अब ये भी है सिंबॉलिक एक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे कि हिंदुइज्म में हम लोग रक्षा सूत्र पहनते हैं जिससे कि हम ये मानते हैं कि हमारी रक्षा होगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें पहनने के लिए होते हैं, सिंबॉलिक एक्ट्स होते हैं जो कि लोग करते हैं। मुस्लिम्स में कवाली सॉन्ग होते हैं जो कि ये माना जाता है कि उससे आप अच्छा फील करोगे, आपके निगेटिव एनर्जी को हील करेगा। इसी हिसाब से अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कुछ कुछ होते हैं जिससे कि आपके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन एंड आइडेंटिटी की बात करें तो एक कल्चर जो है यहाँ पे एक कम्युनिटी बनती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि आप बिलोंग एक जिस भी अगर आप किसी कम्युनिटी गैदरिंग में जा रहे हो तो वहां पे आप अच्छा फील करते हो। जैसे कि सपोज करो मैं अगर मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा फील होता है, मुझे आसपास के लोगों से, मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैं मतलब एक अपनापन फील होगा कि हाँ मैं, आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी फील होगी वहां पे। अगर कोई दरगाह पे जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम है वो अपने मॉस्क जा रहे हैं, या फिर अगर कोई क्रिश्चियन है वो अपने चर्च जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा सेफ फील होता है, मे बी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, उन्हें एक बिलोंगिंगनेस फील होता है कि हाँ आप अपने कम्युनिटी के साथ हो। तो एक वो फीलिंग होती है जो कि आप समझ सकते हो कि बिलोंगिंग वाली फीलिंग होती है। तो वही इसमें बात की जा रही है कि कम्युनिटी फॉर्मेशन होता है। कास्ट डायनामिक्स क्या है, अट्रैक्ट्स लोअर कास्ट ग्रुप्स सीकिंग इगेटेरियन एंड स्पिरिचुअल स्पेस। तो ये जो कई मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो ऐसे है ना, जो हाइब्रिड जो या फिर मिक्स्ड कल्चर्स, जैसे वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोगों के भी लोअर कास्ट ग्रुप भी आती है वहाँ पे। और उस गैदरिंग में जैसे कि मेले की बात कर ले, या फिर ऐसे कुछ गैदरिंग्स की बात कर ले, सोशल गैदरिंग्स, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स, तो वहाँ पे सभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं, जैसे कि आप योगा की ही मेडिटेशन की बात कर लो तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा नहीं कि हिंदू आते हैं और मुस्लिम नहीं आते हैं। वहाँ पे तो भाई डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आ रहे होते हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कस्टिज्म भी नहीं होता है, और मतलब बहुत अलग अलग डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं वहाँ पे। रेसिस्टेंस टू ऑर्थोडॉक्सी, और यहाँ पे ये भी होता है बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्सी है कि नहीं जो पर्टिकुलर लोग हैं वही जाएंगे, ऐसा ऑर्थोडॉक्सी भी नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है ऐसे सोशल गैदरिंग्स का, जो कि ओपन होते हैं, ठीक है। फोक ट्रेडिशंस एंड ओरल हिस्ट्रीज की बात करें तो legends about पीर साखी सरवार सर्कुलेटेड थ्रू ओरल नैरेटिव्स, अकाउंट्स ऑफ मिरेकल्स एंड टीचिंग्स टू एनफोर्स डिवोशन। जो ये पीर साखी सरवार है जो पंजाब में थे, तो उनका जो ट्रेडिशन उनका ये था ओरल हिस्ट्री के थ्रू, मतलब जो लोग ठीक होके जाते थे उनके यहाँ से, जो जिनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी, वो लोग जाके आप अपनी कम्युनिटी में बोलते थे कि हाँ मैं तो यहाँ गया, मैं ठीक हूँ। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी जो है बहुत ज्यादा वो होता है, ट्रांसमिट होता है, चीजें फैलती हैं, बातें फैलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर आता है म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो बैलाड्स एंड फोक सॉन्ग्स सर्व एज ए मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्रेशन। तो पहले के टाइम पे बैलाड्स होते थे, फोक सॉन्ग्स होते थे, जिससे कि उसके थ्रू स्टोरीज बताई जाती थी, कहानियां बताई जाती थी। म्यूजिक जो था, उस म्यूजिक में भी जो लिरिक्स होते थे वो कुछ ना कुछ स्टोरी टेल कर रहे होते थे। तो इन सब चीजों से जो एक थेरेपेटिक इफेक्ट जो होता था वो होता था, माना जाता था कि उससे अच्छा हो रहा है, और प्लस जो भी एक हीलिंग पावर थी वो, ये सब चीजें थी।
कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन में शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन फॉर दिस इलनेस डिक्रीज इन द रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस। तो अभी मॉडर्न टाइम में जो है इन चीज़ों को कम हो गई है थोड़ी, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम में लोग पूछते हैं साइंटिफिक रीजन, क्योंकि भाई ऐसे कोई कैसे ठीक कर सकता है किसी की बीमारी। भाई बीमारी तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाके ठीक होगी ना। अगर कोई फिजिकल इलनेस है तो वो कैसे किसी बाबा के पास जाके कैसे कोई ठीक हो जाएगी, या फिर किसी क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब ठीक है जो भी है, मतलब किसी भी रिलीजन के, जैसे कि हिंदुइज्म में हम लोग बाबा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे रिलीजन में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा होता है तालीम या ऐसा कुछ करके होता है, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा। तो वो मतलब हर एक रिलीजन में कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ये दावा कर रहे होते हैं कि उनके साथ उनके पास जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। बट वो मॉडर्न टाइम में थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि लोग अब एक्सप्लेनेशन पूछने लगे हैं, लोग अब प्रूफ पूछने लगे हैं भाई कैसे ठीक कर लेगा वो। क्योंकि भाई हर चीज़ जो है वो मतलब कई बारी जो है आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि अब के टाइम पे एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सब एजुकेटेड हैं, तो लोग इन चीज़ों में कम बिलीव करने लगे हैं, बिकॉज उन्हें चाहिए साइंटिफिक प्रूफ कि भाई कोई कैसे ठीक कर देगा बिना डॉक्टर के बिना कुछ ऐसा। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स पुश टुवर्ड्स प्यूरिफाइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ सिंक्रेटिक एलिमेंट्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी रिलीजियस ऑथोरिटीज। अब जैसे कि भाई रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसी की ऐसी रह जा रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी झेल रहे हैं ऑर्थोडॉक्सी वाले लोग, ठीक है, वो भी चीजें हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो नीड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रोटेक्ट दिस ट्रेडिशंस रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग रिलीजन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हमें अपने रिलीजन एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना जरूर, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, और तभी अपने आप को आप अपने रिलीजन को आप कनेक्ट कर पाओगे और उसको लॉन्ग टर्म में देख पाओगे आप, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, अगर आप अपने गांव में रहते तो गांव में जो भी लोग रहते हैं तो वहाँ तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो रिचुअल्स हैं जो चीज़ें हैं। बट जैसे ही लोग मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स अनदर सिटी, टुवार्ड्स मेट्रो सिटीज, टुवार्ड्स फॉरेन कंट्रीज, कई लोग चीज़ें भूल जाते हैं। कई छोटे छोटे फेस्टिवल्स जो होते थे, फोक सॉन्ग्स भूल जा रहे हैं लोग, बिकॉज सबके टाइम पे अभी अभी मतलब क्या है ना, सबको बीटेक करना है, सबको जॉब लेनी है। तो कुछ जो पुरानी चीजें हैं जो लोग करते थे पहले, जो चीजें थी वो लोग धीरे धीरे खत्म सा होते जा रहा है कुल मिला के, क्योंकि सभी एक रेस में भाग रहे हैं, सभी को एक ही चीज करनी है। और भाई दिक्कत ये भी ना कि भाई पैसे कैसे आएंगे, फिर ये भी दिक्कत हो जाती है। तो एक तरह से ये सब थोड़े इश्यूज हैं। जैसे कि बहुत पुराने पुराने टाइम की बात करें तो बहुत ऐसे ऐसे फोक सॉन्ग्स थे जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि वो चीज़ें ना विलुप्त हो। अलग अलग रीजन में बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिलीजियस सॉन्ग्स होते थे जो लोग गाते थे, वो लोग वो कम्युनिटी धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है। तो उन्हें हमें बचा के रखनी चाहिए, उन्हें हम एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे कि उनके भी इनकम सोर्स जनरेट हो, उन्हें भी उससे लाइवलीहुड मिले और वो चीज़ें बरकरार रहें, वो ख़त्म ना हो जाए। बिकॉज जो हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज का पार्ट है उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। तो जितने भी जैसे कि कुछ श्राइन्स हैं, जैसे कि देरा खाजी खां गाजी खां श्राइन मेन एसोसिएटेड विद पीर साकी सरवार एनुअल फेयर अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, पर्सनल नैरेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स हील्ड थ्रू डिवोशन। तो यही है केस स्टडी इसका, यही था कि पीर साकी सरवार में की बात करें तो वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे काफी लोग ठीक हो जाते हैं जाकर के, ऐसा मान्यता है, और इसके कारण काफी हजारों लोग वहाँ पहुंचते हैं। अब रिलीजन की बात करें तो ऑनलाइन रिलीजन बढ़ चुका है कोविड के बाद से। तो अब देख ही रहे हो बहुत रिवॉल्यूशन आ गया ऑनलाइन, उससे पहले भी था बट बहुत कम था, बट कोविड के बाद तो आप पूरे आउटबस्ट हो गया है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो बहुत तगड़े लेवल पे हुआ है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो अब रिलीजियस वे में भी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। ऑनलाइन मुझे याद है कोविड के टाइम पे अमरनाथ का दर्शन हम करते थे, टेलीविजन पे आता था आरती, महा आरती, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे हमने दर्शन करे। तो अब देख सकते हो कथावाचक जो हैं, जो बहुत सारे संत हैं इंडिया में, या फिर जो फिलोसफर्स हैं, या फिर जो वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सदगुरु देख लो, और भी बहुत सारे गुरुज हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपना लेसन दे रहे हैं लोगों को, चीज़ें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, डोनेशन अपना दक्षिणा ऑनलाइन ले रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इससे क्या है, इससे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज एक नया
एक नया सेक्टर ओपन हो चुका है रिलीजन में। ये बहुत ज़्यादा इसके फायदे ये हैं कि आप एक्सेसिबल है, कहीं से जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ऑथोरिटीज़ ने भी ऑनलाइन दर्शन कराना शुरू कर दिया, जैसे कि अमरनाथ देख लो, तिरुपति देख लो, वैष्णो देवी में भी देख लो आप, मतलब जितने भी पॉपुलर जो श्राइन्स हैं हर जगह डिजिटल चीज़ें स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हो, ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो, ऑनलाइन हवन करा सकते हो, ऑनलाइन प्रसाद दे सकते हो, ऑनलाइन बहुत चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। आपको जरूरी नहीं कि आप 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके वहाँ आओ, आप ऑनलाइन दर्शन कर लो, ऑनलाइन आपके नाम से प्रसाद चढ़ा दिया जाएगा, ऑनलाइन आपके नाम से चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरह से एक्सेसिबल ज़्यादा हो गया है और इससे इनकम सोर्स भी बढ़ गया है लोगों का, जो मंदिर के ट्रस्ट है उनका भी बढ़ चुका है और लोगों का वो भी है ना कि एक इंटरेस्ट भी आ रहा है। डिजिटल टाइम में हम लोग हर जगह सोशल मीडिया पे चीज़ें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो जितने लोगों को पता भी नहीं थी कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो कभी जा पाएंगे, वो ऑनलाइन दर्शन कर ले पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बहुत सारे गांव कस्बे में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी दर्शन कर पाएंगे, तीर्थ स्थान पे जा पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे। वो भी अगर उनके हाथ में आज मोबाइल है तो वो चीज़ें देख पा रहे हैं कि हाँ वहाँ का वो जो ज्योतिर्लिंग है वो कैसा है, भगवान के वो दर्शन ऑनलाइन तो कर पा रहे हैं एटलीस्ट इंटरनेट के थ्रू। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद बहुत सर्विसेज ऑफर करती हैं। दूसरी बात की डिसएडवांटेज कुछ ऐसे हैं, बिकॉज एक तरह से कम्युनल एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। जैसे कि लोग अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहाँ एक अलग वाइब आती है, अलग फीलिंग आती है, अलग कम्युनिटी बनती है, वो चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार स्कैम हो जाता है ऑनलाइन, जो है इन चीज़ों में स्कैम तो हर सेक्टर में है ऑनलाइन में, तो वो भी है कि आपको स्कैम कर दिया जा सकता है मे बी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कॉन्स भी हैं, इसको आप देख सकते हो। ऑनलाइन दर्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल आपके सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो ओडिशा में लोकेटेड है, पुरी में, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स है हिंदुइज्म में। कॉन्सेप्ट ऑफ दर्शन, दर्शन का मतलब होता है टू सी एंड टू बी सीन बाय द डिटी। दर्शन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप भगवान को देख रहे हो, भगवान भी आपको देख रहे होते हैं, इसलिए उसको दर्शन बोलते हैं। तभी तो आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने, दर्शन करने मतलब आप मंदिर में जा रहे हो तो आप भगवान को देख रहे हो, तो भगवान भी आपको देख रहा होता है वहां से। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, उसी को हम लोग दर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन दर्शन तो बता ही दिया मैंने, अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल वर्शिप, authenticity of experience, debate over the whether virtual darshan can replicate the spiritual experience of physical presence। इस पे बहुत ज़्यादा मसला है कि आप जो ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑनलाइन तो जो वही है ऑनलाइन रहेगा, और ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना वो एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज आप घर पे बैठ के दर्शन कर रहे हो तो मे बी आपको वो वाइब नहीं आएगी जो आप वहां पे जाके दर्शन करोगे, बिकॉज वहां का ऑरा, वहां का जो एटमोसफियर है वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, जो कि मे भी आपके घर पे बैठ के करो तो उतना स्पिरिचुअल ना लगे, बट स्टिल लगता है जो भी है, बट वो ये कि थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। सैक्रेडनेस एंड एक्सेसिबिलिटी बात करें तो कंसर्न्स दैट मेकिंग रिचुअल्स वाइडली एक्सेसिबल में डाइल्यूट द सेंसिटिविटी। मतलब ठीक है, अब ये लोग बिलीव कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन दर्शन कर रहे हो तो मे बी आपकी वो सैक्रेडनेस है वो कम ना हो जाए, ऐसा कुछ चीज़ है। बिकॉज ऑनलाइन आप कैसे दर्शन कर रहे हो वो आप ही जानो, बट जो रिचुअल्स प्रॉपर ऑफलाइन करोगे तो प्रॉपर आपको रूल्स को फॉलो करना होगा, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पवित्रता है, थोड़ा ज़्यादा सैक्रेडनेस है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रेसिस्टेंस, बहुत सारे टेम्पल ऑथोरिटी हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने से हिचकिचाते हैं, रेसिस्टेंट है उसे, उन्हें उन्हें लगता है कि वो एक तरह से एक किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को खो देंगे, अगर चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई तो ऑफलाइन चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं फियर लोगों के, बहुत सारे, तो बहुत सारे मंदिर जो हैं या फिर ऑथोरिटीज हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने से बचती हैं। बिकॉज भाई सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि एक्सेसिबल है, बट डिसएडवांटेज बहुत है। डिसएडवांटेज है कि भाई मतलब ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं कंसर्निंग जिसको हम अभी इतना डीप डाइव नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप अगर खुद सोचो तो आपको मालूम चलेगा। कम्युनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अब ये ऑनलाइन दर्शन में आप बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके पास फोन है तो वो दर्शन कर सकता है, ऑनलाइन देख सकता है, फोटो तो एटलीस्ट देख सकता है भगवान की, तो समझ रहे हो ना, भगवान की लाइव आरती देख सकता है यूट्यूब पे, या फिर जो भी वेबसाइट अगर किसी है किसी मंदिर की या फिर ऐसा कुछ, तो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी आ जा रही है यहाँ पे। लोग अब्रोड से इजीली देख पाएंगे चीजें, दर्शन कर पाएंगे, ठीक है। पेंडेमिक या फिर ऐसे नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे भी चीजें अगर हो रही है तो भी पूजा नहीं रुक पाएगी, ठीक है। अगर आप करा सकते हो तो करा सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, तो बहुत अच्छे एडवांटेज में
बट हाँ, इसको फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो हाइब्रिड करने का सोचा जा रहा है कि कैसे हाइब्रिड एक्सपीरियंस कराया जाए। तो इसके ये भी फ्यूचर में बहुत टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वर्चुअल रियलिटी और एग्यूमेंटेड रियलिटी की हेल्प से आप दर्शन कर पाओगे। वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो और ज़्यादा रियल फील देगा आपको, रियल वाइब देगा कि आप मंदिर में एकदम से बैठे हो, ऐसा लगेगा आपको। जैसे गेम खेलते हो ना वीआर लगा करके, आप जो चश्मे होते हैं वो 3D वाले, और वीआर और एआर के हेल्प से आप गेम वगैरह खेलते हो, इसमें आपको लगता है कि बिल्कुल आप गेम में ही आ गए हो। तो उस तरह से मंदिरों में भी तो हो सकता है ना कि आप दर्शन करो तो आपको ऐसा लगे कि आप मंदिर में ही बैठे हो, आप बिल्कुल भगवान के सामने हो। तो ऐसी भी कोशिश है कि वो चीज़ें हो तो वो और बेटर आपके लिए हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो ऑनलाइन हज सर्विसेज है जो कि मुस्लिम्स के लिए होती हैं, उसको भी ऑनलाइन कराने की वर्चुअल टूर्स ये सब चीज़ें हो रही हैं। चर्च एंड इन सब में भी लाइव स्ट्रीम चीज़ें हो रही हैं, प्रेयर्स लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जिससे कि समझ सकते हो आप। थियोरिटिकल बात की जाए तो देख सकते हो द मीडियम इन्फ्लुएंसेस हाउ मैसेज इज परसीव्ड, अंडरस्टैंडिंग हाउ रिचुअल्स अडॉप्ट व्हेन मेडिटेटेड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब दोनों चीजें बात है। अब तो देखो, मीडियम अलग होगा तो थोड़ी डिफरेंस तो आएगी। आप फिजिकल जाके आप कर रहे हो दर्शन तो वो अलग ही है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग है। तो उसमें अलग अलग लोगों की थ्योरी, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं हम लोग। थ्रेशोल्ड रिचुअल्स प्रैक्टिस लाइक क्रिएटिंग मुगु एंड ब्लेंड शेयर विद डेली लाइफ, श्राइन वर्शिप, कम्युनल वर्शिप illustrates the religion's power to transcend social divisions. Online engagement offers new engagement mode while challenging traditional notions. तो यही सब चीजें हैं, मतलब कि तीनों चीज समझ ही गए आप। घर के बाहर जो स्पिरिचुअल चीजें कर रहे होते हो, रंगोली बना रहे होते हो, वो हो गया डेली लाइफ से एसोसिएटेड है। कहीं पे जाके आप दर्शन करो, वो उसमें एक अलग ही रिलीजन है, वहाँ पे एक अलग ही एटमोसफेयर है। ऑनलाइन के थ्रू भी आप चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। की टेक अवेज की बात करें तो रिलीजन जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वर्शिप से नहीं, आपके डेली लाइफ में ही इंक्लूडेड है, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के थ्रू। उसके बाद थ्रेशोल्ड रिचुअल्स में आप मुगुस रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट, ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी। श्राइन वर्शिप है जो कि एक तरह से फोकल पॉइंट है कम्युनिटी आइडेंटिटी का, इंटरेक्टिंग विद डाइवर्स कल्चर्स, रिलीजन्स एंड इन्फ्लुएंसेस। डिजिटल रिलीजन में आप टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और अडेप्टिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की बात करें तो रिलीजन जो है वो हर चीज़ में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था। आपके डेली लाइफ में आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे होते हो कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से वो कनेक्टेड होता है, और मीनिंग्स उसकी छुपी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें समझ सकते हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो एंड अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कोई फीडबैक देना चाहो बिल्कुल कमेंट कर लो, बिकॉज डेली इंप्रूवमेंट्स का स्पेस है हमारे पास, डेली हम इम्प्रूव करते हैं। एंड पहले की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको बिल्कुल प्लेन नोट्स मिलते मिलते दिखेंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा होता था। अभी मैंने इसको चेंज करा, इम्प्रूव करा, एंड अभी ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करा जिससे कि विजुअली अपीलिंग लगे। थोड़ा सा मॉडिफाई करा कंटेंट मैंने, और द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी मैंने थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करी है। तो डेली इंप्रूवमेंट का स्पेस है, आपको कोई भी फीडबैक देना चाहो आप बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप मेरे वेल विशर हो तो आप फीडबैक जरूर दोगे कमेंट करके, जैसा भी हो वैसा भी दो। आई रियली अप्रिशिएट फीडबैक्स। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे कंटेंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फ्यूचर में आने वाले हैं। आपका ड्यू का वन स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है। ड्यू स्टूडेंट हेल्पर हमारा अपना स्टार्टअप है, आइडिया है, जिसको आप वेबसाइट पे देख सकते हो। हमारे dewstudenthelper.com वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी, फ्रॉम नोट्स टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टू सिलेबस, एवरीथिंग इज देयर। और बिल्कुल क्लीन इंटरफेस है जो कि कहीं नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रॉस किसी ने नहीं बनाए हैं अभी तक। तो उसको आप जाके यूज़ करो, एंड वहाँ पे आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, सब चीज़ें देख सकते हो। सेमेस्टर 1 का फिलहाल पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ है हमने, और भी सेमेस्टर का अपडेट होगा धीरे धीरे। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 4 में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।